डियर स्टूडेंट्स, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की कंटिन्यूस क्लास चल रही है। 42nd क्लास हो गई है ये। देखिए, जो मैंने नोट्स भेजे हैं आपको, उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन निकल रहे हैं सारे। ठीक, इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो आपको ये छोटे क्वेश्चंस भी समझ में आएंगे, और जो मेरे नोट्स का जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन है ये। श्री रणजीत एक मकान का स्वामी है जिसे वह स्वयं के रहने के लिए उपयोग यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। इस मकान का नगर पालिका मूल्य यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है। आगे देख लेना, इसमें कहीं भी इसको लेट आउट नहीं किया हुआ है। तो तीन कैटेगरी हाउस की मैंने बताई थी। एक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, एक लेट आउट हाउस, और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड। तो लास्ट की दोनों सिचुएशन नहीं है, फर्स्ट वाली सिचुएशन है, यानी केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, थ्रू आउट वो अपने मकान में खुद रहा है। ठीक है, इसके संबंध में मैंने बताया था, इस ऐसे हाउस की जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, स्वयं के रहने का मकान है। देखिए, इंग्लिश हिंदी वर्ड दोनों आना चाहिए तुम्हें। ये तो ऐसा नहीं है कि अभी हिंदी में वो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, दोनों चीज़ क्लियरिटी होनी चाहिए। सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वयं का रहने का मकान, पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड ही रहा, इसमें इसको कोई लेट आउट नहीं किया। तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की जो एनुअल वैल्यू है वो हम नील लेके चलते हैं। उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है, उसमें कोई टैक्सेबिलिटी नहीं बनती है, बस केवल सेक्शन 24 की रिबेट मिलती है। और सेक्शन 24 में भी मैंने आपको बताया था, एक सेक्शन 24A होता है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है एट द रेट ऑफ 30%, और दूसरा सेक्शन 24B होता है जिसमें हम उस हाउस को खरीदने या बनाने के लिए यदि कोई लोन लिया है और उसमें इंटरेस्ट का रीपेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो उसकी रिबेट, इसकी छूट इसमें मिलने का प्रावधान है। जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता। क्यों? कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 30% मिलता है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू एमटी लेस करने के बाद का है। ठीक है, एमटी यानी म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स। क्योंकि ये इसकी एनुअल वैल्यू निल होती है और इसमें एमटी की भी रिबेट नहीं देते हैं, इसलिए इसकी एनुअल वैल्यू तो निल मानी जाएगी। केवल मात्र केवल एक रिबेट मिलेगी सेक्शन 24B की इंटरेस्ट के संबंध में। और इंटरेस्ट के संबंध में भी एक बात बताई थी मैंने आपको कि यदि वो लोन 1 अप्रैल 1999 से पहले का लिया हुआ है, 1 अप्रैल 1999 से पहले का लिया हुआ है, तो उसकी 30,000 रुपये की रिबेट है। और उसके बाद में यदि लोन लिया है तो 2 लाख तक की रिबेट है। उसमें कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, वो मैंने उसमें लिख रखे हैं सारे नोट्स में, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो 30,000 रुपये जो 1 अप्रैल 99 से पहले का लोन लिया है, उसमें ज़्यादा कंडीशंस लागू नहीं है, 30,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, इस रणजीत जी ने ये मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है, नगर पालिका मूल्यांकन यानी म्यूनिसिपल वैल्यूशन कोई लेना देना नहीं है इसमें, नगर पालिका कर का पेमेंट करे या नहीं करे कोई लेना देना नहीं है, कोई छूट नहीं मिलती है इस संबंध में। अब आती है कि उसने लोन कब लिया। इसने लोन लिया है, आ, ये लिया है सा 15% की दर से 31 दिसंबर 1998 को, यानी 1 अप्रैल 99 से पहले लोन लिया है, इसलिए इसको 30,000 रुपये तक की रिबेट मिल सकती है। अब आप देखते हैं लोन कितने का लिया, 2.5 लाख का। ये कहता है भी इस लोन के संबंध में कोई रिपेमेंट नहीं हुआ है, तो 2.5 लाख का 15% 37,500 बनते हैं। इससे 15 पर 75, 15 37,500, लेकिन 30,000 रुपये की इसको रिबेट मिल जाएगी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में 30,000 हो जाएगी। ये इस तरह की चीज़ें हुई। अब दीजिए, ये जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कि मतलब ये चीज़ मैंने शायद इसमें एक्सप्लेन भी नहीं की है। इसके नोट्स देने के बाद मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं इसको बाद में लूँगा इस क्वेश्चन को। मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर दायित्व का आधार समझाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्या आधार है। मैंने फर्स्ट नोट्स में ही, मैं जब आपको फर्स्ट क्लास शायद मैंने 38th क्लास भेजी थी, तब मैंने इसमें बताया था कि इसका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो बेस है वो है एनुअल वैल्यू। क्या है? एनुअल वैल्यू, मकान का वार्षिक किराया, किराया एनुअल रेंटल वैल्यू कहेंगे इसको, एनुअल वैल्यू नहीं, एनुअल रेंटल वैल्यू। यदि उस हाउस को यदि किराए पर दिया जाए तो कितने में किराए में उठाया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसमें भाई म्यूनसिपल वेरिएशन, फेयर रेंट विच एवर इज मोर, है ना, कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट,
विच एवर इज लेस कंपेयर्ड विद रेंट रिसीवेबल देन विच एवर इज मोर, इन सब को हम कंसिडर करते हैं। तो अब ये कह रहा है कि शीर्षक के अंदर दायित्व का आधार क्या हुआ, आप कहेंगे एनुअल रेंटल वैल्यू, वार्षिक किराया योग्य मूल्य को हम इसके बेस मानते हैं। तो इसका आंसर ये हुआ, इंग्लिश वाले लिखते हैं एनुअल रेंटल वैल्यू, चाहे आप हिंदी वाले भी एनुअल रेंटल वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, और चाहे वार्षिक किराया योग्य मूल्य, यानी उस हाउस को किराए पर दिया जाए तो कितने में किराए पर उठाया जा सकता है, उठाया गया है इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में उठाया जा सकता है, वो इसकी एनुअल वैल्यू मान्य होती है। फिर ये है, यदि ललिता ने अपना मकान अपनी अवयस्क पुत्री विवाहित पुत्री नेहा को हस्तांतरित कर दिया। देखिए एक चीज़ मैंने बताई थी कि हाउस की ओनरशिप का मामला होता है, यानी जिसके नाम से मकान होता है, जिसकी ऑनरशिप में मकान होता है, उसके लिए टैक्सेबिलिटी होती है। यदि कोई माइनर सन या डॉटर जो भी है उसके नाम से यदि मकान है तो उसमें उसके जो पेरेंट्स हैं, है ना, जो भी जिनकी इनकम ज़्यादा होती है उसकी आय मानी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ लेकिन एक वयस्क लड़की तो है लेकिन वो विवाहित है, मैरिड है, इसलिए हम ललिता को ही सॉरी ललित को इसमें इसका ओनर नहीं मानेंगे, उसकी विवाहित पुत्र नेहा को ही उसका ओनर मानेंगे और उसी के लिए इस हाउस की इनकम टैक्सेबल होगी। यदि ये लड़की, है ना, अविवाहित होती तो ये इनकम ललित की मानी जाती, ललित का मकान माना जाता और ललित की इनकम में उसको जोड़ते। क्योंकि ये लड़की की शादी हो चुकी है, विवाहित हो चुकी है, अवयस्क लड़की की यदि शादी हो गई है तो उसको हम दूसरे परिवार की लड़की मानते हैं। और उस केस में यदि लड़का होता अवयस्क, चाहे शादी हो गई होती, उससे कोई मतलब नहीं होता है, फिर तो ललित की ही इनकम मानी जाती है। लेकिन लड़की है क्योंकि दूसरे परिवार में चली जाती है, इसलिए ये मान के चलते हैं ये प्रॉपर्टी उसी की है और उसी की इनकम में टैक्सेबल होगी। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सुशील एवं सुशीला के बीच एक मकान के संबंध में स्वामित्व संबंधी विवाद चल रहा है। इस मकान का किराया सुशीला प्राप्त कर रही है। सुशील और सुशीला के बीच में विवाद चल रहा है और किराया कौन वसूल कर रहा है, सुशीला। यदि कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसके स्वामित्व का सही ढंग से निर्धारण नहीं हुआ है या कोर्ट में चल रहा है मामला, कैसे ऐसे कोई मामला है, तो एक्चुअली उस मकान का जो किराया वसूल कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, उसकी इनकम में हम उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ सुशीला इसमें किराया प्राप्त कर रही है तो सुशीला की आय में इसको जोड़ेंगे। किसी तरह की डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो जो एक्चुअली उस किराए को वसूल कर रहा है, जो प्राप्त कर रहा है, वसूल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि जो प्राप्त कर रहा है उसकी इनकम में इसको जोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने, क्योंकि हम बहुत बड़ा वीडियो बनाते हैं तो अपलोड होने में दिक्कत आती है, इसलिए थोड़ी कोशिश करते हैं हम छोटे छोटे वीडियो बना के ही डालें। 8-10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन जाता है तो अपलोड करने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं डाल रहा हूँ। आज मैंने काफ़ी क्वेश्चन करा दिए। एक ये जो 6th क्वेश्चन है ये मैं वाले अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद में कराएंगे। थैंक यू।